हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभित अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के शेड्यूल बी में चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 6 करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स चैप्टर है रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और कुछ चीज़ें इसमें बची हुई हैं, तो उसी को ही हमें आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करना है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा डिमांड जिसकी है वो है हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस और वर्टिकल डिसअलाउंसेस और उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है उसके बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं वही चीज़ कि वह हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्टिकल डिसअलाउंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ में मार्केट रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। तो देखिए, 3 रिस्क होते हैं, ऑपरेशनल, मार्केट और एक रिस्क और होता है ना। वेसल के जो 3 पिलर हैं उसमें 3 हैं, एक क्रेडिट होता है। ठीक है, और हर एक के लिए हमें कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, तो वैसे लेक्चर आएंगे आगे जिसमें हम क्रेडिट रिस्क के लिए भी कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेशनल रिस्क के लिए भी कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, और इस लेक्चर में हम मार्केट रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करने का मेथड सीखेंगे, और उसी के तहत ही हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस के बारे में डिस्कस करना है। थोड़ा सा ना समझ में आने वाला टॉपिक है। ठीक है, जितना मेरी समझ में आया है उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अभी भी 1-2 क्वेश्चंस हैं जो मेरे मन में हैं, जिनके आंसर्स मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, डिस्पाइट कि मैंने नंबर ऑफ़ टाइम्स पढ़ा है इसको, फिर भी थोड़ी चीज़ें क्लियर नहीं। पर ये है कि जितना मैंने समझा है उतने में अपना काम हो जाएगा। जो जैसे जून 2022 में जो केस स्टडी आई थी, या जो बुक में केस स्टडी या न्यूमेरिकल दे रखा है, वो सॉल्व हो जा रहा है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, तो ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि अपना काम उतने से हो जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे। देखिए, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क की अगर हम बात करें, द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर जनरल मार्केट रिस्क आर डेजिग्नेटेड टू कैप्चर द रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम द चेंजेज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो मार्केट इंटरेस्ट रेट में जो भी चेंजेज होंगे उसकी वजह से जो भी लॉस होगा उसका जो रिस्क है उसी को कैप्चर करने के लिए जनरल मार्केट रिस्क के लिए हम कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल रखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केट रिस्क की वजह से मार्केट जो रिस्क है उसके लिए हमें कैपिटल रखनी पड़ेगी एज पर बेसल रिक्वायरमेंट। ठीक है, और जो मार्केट रिस्क है वो किस चीज़ का है, वो है कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड। ओके, तो मार्केट में मतलब मार्केट इन्फ्लुएंस किससे होती है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, कल को 8% हो गया। यही है मार्केट में इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट रिस्क अराइज होता है, और उसी को एब्जॉर्व करने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो जाती है बात। कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क इज सम ऑफ 4 कंपोनेंट। अब हम देखिए कि कैपिटल चार्ज जो है, अगर आपको मार्केट रिस्क के लिए कैलकुलेट करना तो 4 चीज़ों की जरूरत होती है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हम डिस्कस करते हैं। द नेट शॉर्ट आर लॉन्ग पोजिशन इन द होल ट्रेडिंग बुक। तो बैंक की जो ट्रेडिंग बुक है उसमें जो नेट शॉर्ट पोजीशन है या नेट लॉन्ग पोजीशन है वो चाहिए। 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं जिससे हम मार्केट रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। पहला, नेट शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन क्या है बैंक की ट्रेडिंग बुक में। अब यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि शॉर्ट पोजीशन इज नॉट अलाउड इन इंडिया। नॉर्मली शॉर्ट पोजीशन अलाउ नहीं हमारे देश में, एक्सेप्ट डेरिवेटिव्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी कंपनी को शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो उसके लिए उसे डेरिवेटिव्स में मतलब शेयर मार्केट में नहीं कर सकता, वो डेरिवेटिव्स में जो है शॉर्ट पोजीशन ले सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो शॉर्ट पोजीशन ले सकता है। अब आगे बढ़े उससे पहले आपके दिमाग में 1-2 क्वेश्चंस होंगे, व्हाट इज शॉर्ट पोजीशन एंड व्हाट इज लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग पोजीशन क्या होती है। आपने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा इस उम्मीद में कि वो 120 रुपये का होगा और मैं उसे बेच दूंगा। इस तरीके की जो आपने पोजीशन ली, दैट इज कॉल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। 20 रुपये का जो प्रॉफिट आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपका लॉन्ग पोजीशन है। अब जरूरी नहीं है कि मेरा 100 रुपये का शेयर है वो कर को चर करके 80 रुपये का भी हो सकता है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। पर मैंने जो परचेजिंग की है वो इसी उद्देश्य से की है कि 100 का खरीद रहा हूँ, 101 का होगा तो कम से कम 1 रुपये का प्रॉफिट जरूर कमाऊंगा। तो लॉन्ग पोजीशन मतलब हम लंबे समय के लिए खेल गए, एक तरीके से कह लीजिए अगर समझना चाहें तो। ठीक है, और जिसमें हमें प्रॉफिट चाहिए। लॉन्ग पोजीशन मतलब हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट हमें शॉर्ट पोजीशन में भी चाहिए, लेकिन लॉन्ग पोजीशन में हमारा उद्देश्य होता है कि जितने का हमने शेयर परचेज किया है उससे ज़्यादा का हमें उसको बेचना है, तो वो उसे हम फ्रेंड्स बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन किसे बोलते हैं? शॉर्ट पोजीशन तब हम बोलेंगे जब हम कोई चीज़ जो है किसी शेयर का दाम अगर घट रहा है
उससे प्रॉफिट जब हम कमाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट पोजीशन। अब क्या इसमें क्या समझ में आया आपको? मैंने आपसे पहले कहा कि सर 100 रुपये का एक शेयर खरीदिए और उसको 120 रुपये में अगर आप बेचने की कोशिश करते हैं, इस उद्देश्य से अगर आप शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है। चलो ये तो बहुत सरल से समझ में आया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक शेयर जो 100 रुपये का है, उसको जब 80 रुपये का हो जाएगा तब आप प्रॉफिट कमा लोगे, और अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसे शॉर्ट पोजीशन कहेंगे। अब आपको ये समझ में पच नहीं रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि शेयर का दाम गिर रहा है और आप फ़ायदा कमा रहे हैं, है ना। क्लियर सी बात है, वो मुझे भी समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कई लोग ना बिजनेस माइंडेड होते हैं। बिजनेस माइंडेड मतलब इवन आप बैंक में हो सकता है काम कर रहे हो, उसी मोमेंट पर आपने कोई ना कोई साइड बिजनेस कर रखा होगा, पॉसिबल होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे बिजनेस माइंडेड होते हैं जो काम चलाए रहते हैं। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट पोजीशन से कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। देखिए मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है, एक ज़मीन है जो आपने देखी, पता चला कि ये ज़मीन जो है 10 लाख रुपए की आपको मिल जाएगी। ठीक है, कितने की मिल जाएगी आपको ये ज़मीन? 10 लाख रुपए की। अगर आप अभी बाई करते हैं तो 10 लाख रुपए दीजिए और बाई कर लेंगे। अब ज़मीन आपके पास 10 लाख है नहीं, ठीक है भाई, तो अब हम खरीद सकते नहीं हैं। बट फिर वहाँ पर क्या है, आपके पास एक दोस्त है, मान लो भाई उसने नौकरी अमेरिका में कर रखी है या किसी दूसरे देश में कर रखी है या इंडिया में ही है, बट ही गॉट गुड पैकेज, उसका सालाना 20 लाख रुपए का पैकेज है, एंड ही हैव मनी एंड ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बाइंग अ लैंड, है ना। वो ज़मीन भी खरीदना चाहता है और उसके पास पैसे भी हैं। अब आपने क्या किया, अपने दोस्त के पास गए अमेरिका वाले, बोला कि ऐसा है कि एक ज़मीन है यार, ठीक है, वो मिल जाएगी अपने को 12 लाख रुपए की। ठीक है, तो दोस्त ने बोला ठीक है 12 लाख रुपए की ज़मीन है, अगर ठीक लगती है तुमको तो आई हैव ट्रस्ट ऑन यू और परचेज कर लेते हैं। ठीक है चलो। अब ध्यान दीजिए, ज़मीन आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ सपने हैं, 10 लाख रुपए भी नहीं हैं, लेकिन आपके दोस्त के पास 12 लाख रुपए हैं। अब आपके दोस्त ने आपको सारे पैसे ना दिए, लेकिन तुमने ये कहा कि ऐसा करो कि तुम 10 लाख रुपए मुझे दे दो, ठीक है, 10 लाख रुपए मुझे दे दो और मैं वो ज़मीन जो है वो बिल्डर से बात करके सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा लेता हूँ। जब तुम्हारे नाम ज़मीन हो जाएगी, जो भी खारिज दाखिल वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो हो जाएगी, तो बाकी का 2 लाख रुपए फिर दे देना। तुम्हारे दोस्त को भी लगा कि ठीक है मेरा दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख रुपए दे देता हूँ। अब क्या हुआ, 10 लाख रुपए तुमने लिए और जा करके बिल्डर को दे दिए, है ना। बिल्डर से अब तुमने पहले ज़मीन खरीद ली, एक हिसाब से खरीदी अपने दोस्त के लिए, राइट। देखिए 10 लाख रुपए किसके हैं? आपके अमेरिका वाले दोस्त के। ज़मीन किसकी है? बिल्डर की। आप बीच में मीडिएटर का काम किया और देखिए 10 लाख रुपए की ज़मीन, 10 लाख रुपए बिल्डर को मिल गए, ज़मीन जो है आपके दोस्त के नाम लिख गई। जब ज़मीन उसके नाम पर हो गई तो 2 लाख रुपए उसने और आपको उठा के दे दिए। दैट इज़ योर अर्निंग। ये 2 लाख रुपए की आपने कमाई कर ली। यानी आपने, देखिए ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, शॉर्ट पोजीशन नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझिए, आपने ऐसी चीज़ बेची जो आपकी थी नहीं। क्या ये ज़मीन आपकी थी? नहीं, तो आपने बेच कैसे दी? सोचिए, आप ये बात सोचिए इस चीज़ को कि ये जो व्यक्ति है इसके पास तो ज़मीन थी ही नहीं, ना उसने वो ज़मीन कभी खरीदी। देखिए, है ना, 10 लाख नहीं थे उसके पास, ना वो ज़मीन थी उसके पास, उसके बावजूद भी उसने बिजनेस किया और उस बिजनेस में उसने 2 लाख रुपए कमाए। बिल्कुल इसी तरीके से शॉर्ट पोजीशन काम करती है फ्रेंड्स। अगर ये लैंड वाला एग्जांपल आपके समझ में आया है तो अब आप शॉर्ट पोजीशन को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं, इसको समझते हैं शॉर्ट पोजीशन कैसे काम करती है। देखिए, हमने वो ज़मीन बेची थी जो हमारे पास थी नहीं। अब आप मान लीजिए रिलायंस का शेयर 100 रुपये का है, ठीक है, 100 रुपये का शेयर है और आपको लगता है कि शेयर गिरेगा। आपके दिमाग में ये बात आती है कि जो मार्केट की सिचुएशन है उसमें 80 रुपये ये चला जाएगा, आपका दिमाग ये कहता है, ठीक है चलो कोई नहीं। अब आपने ये कहा कि जा करके बोल दिया अपने ब्रोकर को कि ऐसा करो कि जो है एक शेयर बेच दो, तुम एक शेयर आप ऐसा करो बेच दो, किसका? रिलायंस का, मेरे लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हमारे पास शेयर है ही नहीं तो बिकेगा कैसे? भाई याद है आपको, उस व्यक्ति के पास वो लैंड थी नहीं पर फिर भी उसने बेचा, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी काम होगा। एक शेयर बेचने के लिए आपने कहा भाई आपके पास लैंड नहीं है, लेकिन जिसकी ज़मीन है उसके पास तो लैंड है। उसी तरीके से आपके पास एक शेयर नहीं है जो आप बेचोगे, लेकिन जो ब्रोकर है उसके पास शेयर है। उसने क्या किया, आपके बिहाफ पे एक शेयर बेच दिया। चलो रिलायंस का एक शेयर बेच दिया, मान लो 2 दिन बाद जो है शेयर घट के 80 रुपये का हो गया। अब आप बोलोगे कि यार जो शेयर तूने बेचा था ना, अब उसको खरीद ले, बाई कर ले।
अब अगर वो बाई करेगा तो कितने का बाई करेगा, 80 रुपये का बाई करेगा। बेचा उसने 100 रुपये का, खरीदा उसने 80 रुपये का, तो 20 रुपये का प्रॉफिट बना कि नहीं बना, आप बताओ। कोई चीज़ आपने 100 रुपये की बेची है ना, और ख़रीदी कितने की, 80 रुपये की। उल्टे तरीके समझिए, आपने 80 रुपये का पेन खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया, कितने का फ़ायदा हुआ, 20 रुपये। बस उल्टा क्या चल रहा है, पहले नॉर्मली हमारी ज़िंदगी में मैथमेटिक्स कैसे चलती है, हम 80 रुपये की पेन खरीदते हैं और उसको 100 रुपये की बेचते हैं। अपनी ज़िंदगी में ऐसे कहानी चलती है। यहाँ जस्ट उल्टा है, पहले 100 रुपये का हमने बेच दिया उठा करके और फिर 80 रुपये का खरीद लिया, बस ये हो गया। यानी ऐसे हो गया कि लैंड जो है, मतलब कहने का मीडिएटर का काम किया। ज़मीन मेरे पास थी नहीं और ना मैंने खरीदी उसको, मैंने अपने दोस्त को बताया और उस दोस्त ने परचेज कर ली और मुझे 2 लाख रुपए मिल गए। ये उसी तरीके से ही काम कर रहा है। आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा कि 60 पोजीशन में कमाई कैसे होती है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड, जो है 20 रुपये उसने कमा लिया। अभी इसमें 20 रुपये एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं, इसमें ब्रोकिंग चार्जेज और जो भी चार्जेज हैं वो भी 2-4 रुपये खर्च हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली आप जो है 15-16 रुपये जो है कमा लेते हो फ्रेंड्स। ओके, ये वाला गेम जो है हर्षद मेहता स्कैम केस अगर आपको याद हो तो वहाँ पर जो है इसका जिक्र हुआ है, शॉर्ट में कैसे खेलते हैं, है ना, ठीक है। तो आपको आई बिलीव कि अब आपको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन समझ में आ गई है। लॉन्ग पोजीशन कब होती है, जब आप जो है 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं और उसको 120 रुपये या 101 रुपये में बेचने की कोशिश करते हैं, यू हैव टेकन लॉन्ग पोजीशन। और जब किसी चीज़ के दाम घटने से आप प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम शॉर्ट पोजीशन कह देते हैं फ्रेंड्स, ओके, इन अ ट्रेडिंग। लेकिन ध्यान रहे कि इंडिया में शॉर्ट पोजीशन केवल डेरिवेटिव्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अलाउ है, शेयर मार्केट में अलाउ नहीं। भले ही मैंने आपको शेयर मार्केट का एग्जांपल दिया, बट दैट इज नॉट वैलिड इन इंडिया। विदेशों में पॉसिबल है, पर इंडिया में आप शेयर मार्केट में शॉर्ट नहीं खेल सकते कि रिलायंस का शेयर 100 का खरीद के 80 का बेचें। दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया। अगर आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कोई परचेज करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, देन आप शॉर्ट पोजीशन खेल सकते हैं, ठीक है। तो 4 चीज़ें हमें चाहिए, क्या, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क के लिए हमें 4 कंपोनेंट चाहिए। पहला, नेट शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन हमें ट्रेडिंग बुक की चाहिए बैंक की। शॉर्ट पोजीशन हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन जो है अगर डेरिवेटिव से सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो वहाँ कर सकते हैं। स्मॉल पोर्शन ऑफ मैच्ड पोजीशन ईच टाइम बैंड, है ना, द वर्टिकल डिसअलाउंसेस। थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा लेक्चर ही इसी बात पर ही है, अभी से समझने की कोशिश थोड़ा सा करिए। ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मैच्ड पोजीशन इन ईच टाइम बैंड, हर एक टाइम बैंड में कुल मिला करके जो बताया है इन्होंने 15 टाइम बैंड हैं। व्हाट इज टाइम बैंड, जैसे 1 दिन से लेकर 6 महीने तक, फिर 6 महीने से लेकर के 1 ईयर तक। तो ये जो एक है, ये एक टाइम बैंड है, ये दूसरा टाइम बैंड है, ये तीसरा टाइम बैंड है। इस तरीके से जो बनता है उसे हम टाइम बैंड कहते हैं। तो हर एक टाइम बैंड में जब मैच्ड पोजीशन आती है तो उसमें जो स्मॉल प्रोपोर्शन बनता है उसे वर्टिकल डिसअलाउंसेस कहते हैं, ये भी चाहिए होता है। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैच्ड पोजीशन अक्रॉस डिफरेंट टाइम बैंड, तो डिफरेंट टाइम बैंड में अगर जो है मैच्ड पोजीशन आती है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस कहते हैं, ठीक है। अभी समझ लेंगे वर्टिकल डिसअलाउंसेस, इसका मतलब वर्टिकल डिसअलाउंसेस हुआ तब जब सेम टाइम बैंड हो तो वर्टिकल डिसअलाउंसेस है। अगर 2 टाइम बैंड एक साथ मिल करके कोई काम कर रहे हैं, एक से दूसरा मैचिंग हो रहा है, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस होता है, ठीक है। नेट चार्ज फॉर पोजीशन इन ऑप्शन वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ पर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑप्शंस की जो नेट चार्ज पोजीशन है उसको भी हम यहाँ पर लेते हैं। लेकिन जो हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो है ऑप्शंस की कोई जिक्र नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आपको कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क करना है तो 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो ट्रेडिंग बुक की नेट शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन चाहिए, दूसरा वर्टिकल डिसअलाउंसेस चाहिए, तीसरा हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस चाहिए और चौथा जो है नेट चार्ज पोजीशन ऑप्शंस की चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। क्या क्या देखा हमने, नेट लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन चाहिए, प्लस वर्टिकल डिसअलाउंसेस चाहिए, प्लस हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस चाहिए और प्लस जो है ऑप्शंस का जो भी नेट पोजीशन है, वो इतनी चारों चीज़ें अगर आप मिलाते हैं तो वो आपको कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क मिल जाता है। क्या मिल जाता है फ्रेंड्स आपको, कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल देख लेते हैं। तो ये टेबल फ्रेंड्स जो है हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस की है। अगर आप बुक देखोगे तो वहाँ वर्टिकल डिसअलाउंसेस की भी टेबल दे रखी है, पर हम उसको यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वर्टिकल डिसअलाउंसेस टेबल की ज़रूरत तब है जब हम ड्यूरेशन मेथड को यूज करें, ठीक है। यहाँ पर जो डेटा दिया होता है उसमें ड्यूरेशन मेथड यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस से टेबल से काम चल जाएगा। मैंने जो आपको बताया था टाइम बैंड, वो ये देखिए, 1 महीने या उससे कम का एक टाइम बैंड,
1 से 3 महीने का दूसरा, 3 से 6 महीने का तीसरा, 6 से 12 महीने का चौथा, ठीक है, 1 से 1.9 है ना, ऐसे ये कुल मिलाकर के फ्रेंड जो है 15 टाइम बैंड हैं, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, केवल 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है इसमें। हम बस केवल इतना याद रखेंगे कि जोन 1 जो है वो आप समझ लो 1 दिन से लेकर के 1 ईयर तक है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ 3 महीने है, फिर यहाँ 3 महीने फिर लिखा है, लेकिन ये एक्चुअल में 3 महीने यही ख़त्म होगा, 3 महीने प्लस 1 दिन यहाँ पर शुरू होता है। जैसे यहाँ 6 महीने अगर मैं आपसे कहूँ 6 मंथ, तो आप इसमें लोगे या इसमें लोगे, तो ध्यान रखिएगा 6 महीने इस वाले में आएगा, यहाँ 6 महीने 1 दिन आता है। अगर आपसे बोला जाए जैसे यहाँ 12 मंथ है कि यहाँ 12 मंथ है, यहाँ 1 ईयर है, तो 12 मंथ 1 ईयर एक ही बात हो गई, तो यहाँ कन्फ्यूजन मत पालिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 1 साल मेच्योरिटी पीरियड है किसी चीज़ का, 1 साल मेच्योरिटी पीरियड है, तो वो इस टाइम बैंड में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें 1 ईयर 1 डे आता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये 3.6 ईयर है, तो यहाँ पर भी 3.6 भले ही लिखा है, पर ये 3.6 ईयर एंड 1 डे होता है, ओके। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि नेक्स्ट वाले में 1 डे और हमें ऐड कर लेने की जरूरत होती है। कुल मिलाकर के 15 टाइम बैंड हैं यहाँ पर हमारे पास में, जिनको 3 जोन में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 जो है 0 से 1 ईयर तक के लिए लेता है, जोन 2 आपका 1 ईयर से ज़्यादा और 3.6 ईयर तक लेता है, ठीक है, और जोन 3 आपका 3.6 ईयर से लेकर के 20 ईयर तक लेता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ध्यान रख पाएँ तो क्लियर हो गया हमें कि 1 साल तक जोन 1 में आएंगे, उसके बाद में 3.6 ईयर तक हम जोन 2 में आएंगे, और 3.6 से ज़्यादा लेकर के और 20 साल तक हम जोन 3 में आते हैं। ये हो गया हमारा, अगर आप ध्यान रख पाओ। वैसे आपको एग्जाम में दिया रहेगा, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको वर्टिकल डिसअलाउंसेस बताया था, वर्टिकल डिसअलाउंसेस में क्या होता है कि अगर सेम टाइम बैंड में कोई चीज़ है, सेम टाइम बैंड में कोई चीज़ आती है, तो वहाँ वर्टिकल डिसअलाउंसेस होगा। और अगर डिफरेंट टाइम बैंड में, मतलब जैसे ये टाइम बैंड और ये टाइम बैंड है ना, या ये टाइम बैंड और ये टाइम बैंड, तो वहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस होता है, ठीक है। क्लियर हो जाती है बात, ओके। चलिए अभी समझते हैं, और आगे समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये जो डेटा दिया हुआ है, थोड़ा सा याद रखिए, विद इन जोन, ये हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस की हम यहाँ पर बात करें फ्रेंड, वर्टिकल डिसअलाउंसेस फ्रेंड्स हमेशा 5% रहता है, बस इतना याद रखिए। वर्टिकल डिसअलाउंसेस कितना होता है? 5%। जितना भी नेट इफेक्ट होगा उसका 5% आपका वर्टिकल डिसअलाउंसेस हर जगह होता है, तो इसीलिए हम उसको ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस में ये पूरी टेबल हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ इस टाइम बैंड में है और कोई चीज़ जो है इस टाइम बैंड में है, मान लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जोन 1 और जोन 2 के बीच में आप जा रहे हैं। तो अगर जोन 1 और जोन 2 में जाएंगे तो 40% का आपका हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस लगेगा। इसी तरीके से जोन 2 और जोन 3 के बीच में जाएंगे तो आपका 40% का लगेगा। अगर आप जोन 1 और जोन 3 में जो है जाते हैं, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए, अभी सब दिखाऊंगा मैं करके यहाँ पर, ठीक है। तो 100% का हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस लगेगा। वर्टिकल डिसअलाउंसेस सिर्फ 5% है और कुछ है नहीं उसमें, लेकिन ये टेबल हमें थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब कई बार ऐसा भी होगा कि एक डेटा ऐसा होगा जिसकी मैच्योरिटी इतनी होगी और एक डेटा ऐसा होगा जिसकी मैच्योरिटी ऐसी होगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है विद इन सेम जोन है तो यहाँ पर 40%, अगर वो चीज़ जोन 2 में है तो 30%, और अगर वो चीज़ जोन 3 में है तो 30% का अपना हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस होता है। वैसे हमें जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो यही पड़ेगी, ये वाले। देखिए इसमें सिंपल याद रखिए, Z1 Z2 जोन 1 और जोन 2 में काम चल रहा है 40%, जोन 2 और जोन 3 में काम चल रहा है 40%, अगर जोन 1 और जोन 3 में काम पड़ गया 100%। बस ये ध्यान रखिए, केवल जोन 1 और जोन 2 में अगर जो है हमारी एंट्री आती है तो 40% का हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस, जोन 2 और जोन 3 में आती है 40% का डिसअलाउंसेस। गलती से अगर जोन 1 और जोन 3 में आ जाता है तो 100% का डिसअलाउंसेस हमें, हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस हमें करना पड़ता है। ये 15 टाइम बैंड हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स क्रिएट शार्ट पोजीशन इन पोर्टफोलियो एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट रेट रिस्क मिटिगेशन, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या करते हैं? शार्ट पोजीशन बनाते हैं पोर्टफोलियो में और हमें इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचाते हैं, है ना। शार्ट पोजीशन क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑन डेरिवेटिव्स गेट नेटेड टू द प्रोसेस ऑफ अलजेब्रिक एडिशन व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। जो शार्ट पोजीशन होती है आपकी किसी एक्सपोजर पर, वो क्या होती है कि जुड़ घट जाती है। मान लीजिए जो है आपने 200 करोड़ का एक्सपोजर लिया है लॉन्ग पोजीशन में, तो उसे प्लस रखेंगे। अगर शार्ट पोजीशन में लिया है तो माइनस लिखते हैं, -100 करोड़, ओके। तो ये अलजेब्रिक सम होता है
है 200 करोड़ में से 100 करोड़ घट के 100 ही करोड़ बचते हैं। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि 60 पोजीशन में जो एक्सपोजर आप लेते हैं डेरिवेटिव्स में वो नेटेड हो जाते हैं अलजेब्रिक एडिशन के थ्रू। अलजेब्रिक एडिशन मतलब जो प्लस है वो प्लस के साथ जाएगा, जो माइनस है वो सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो ये बात भी हो गई। दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द कैपिटल चार्ज फॉर द पोर्टफोलियो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कैपिटल चार्ज घट जाता है पोर्टफोलियो का। क्यों? क्योंकि अगर आपने 60 पोजीशन 100 करोड़ की बना ली तो 100 करोड़ घट गया। अगर आपका 500 करोड़ का लॉन्ग पोजीशन है, 100 करोड़ की 60 पोजीशन है, तो आपका नेट इफेक्ट 400 करोड़ रुपए बनता है। अब केवल आपको 400 करोड़ रुपए के लिए ही कैपिटल चार्ज मेंटेन करना है। तो वही बोल रहा है कि रिड्यूसिंग इफेक्ट रखता है। हाउएवर चेंजेज इन इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉर एसेट एंड दैट फॉर लायबिलिटी आर रियली सेम इवन फॉर एनी गिवन मेच्योरिटी। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट में चेंजेज होते हैं सेम मेच्योरिटी, जैसे मान लीजिए कोई लोन है वो 2 ईयर के लिए है और कोई एफडी है वो 2 ईयर के लिए है। ओके, तो अगर मान लीजिए ये लोन है आपका, ये एफडी है, तो हो सकता है एफडी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले था, अब आप 8% ऑफर करने लगे हैं। उसी जगह पे लोन पर हो सकता है पहले आप जो है 9% चार्ज करते थे, अब हो सकता है आप उसे 12% चार्ज कर रहे हो। तो देखिए 6% से 8% 2% का इम्पैक्ट आया और यहाँ 3% का इम्पैक्ट आ गया। तो वही बोल रहा है कि चेंजेज इन इंटरेस्ट रेट फॉर एसेट एंड लायबिलिटीज आर रेयरली सेम होता है कि दोनों एसेट और लायबिलिटी के लिए सेम हो जाए चेंजेज जो आ रहे हैं। इवन फॉर एनी गिवन मेच्योरिटी पीरियड आप चाहे जो ले लीजिए, द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेज इज नॉट सेट ऑफसेट फुली। तो जो इंटरेस्ट रेट का जो चेंज होता है उसको पूरी तरह से ऑफसेट नहीं होता है, उसी को एडजस्ट करने के लिए दिस इज बेसिस रिस्क एंड इज अकाउंटेड फॉर इन कैपिटल कंप्यूटेशन बाय वे ऑफ वर्टिकल डिसअलाउंसेस ऑफ नेटेड पोजीशन। इसे बेसिस रिस्क कहते हैं और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट कैसे करते हैं, वर्टिकल डिसअलाउंसेस के जरिए हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम वर्टिकल, मेरा कंसर्न यहाँ पर जो बताने का वो ये है कि हम वर्टिकल डिसअलाउंसेस क्यों कैलकुलेट करते हैं। हम वर्टिकल डिसअलाउंसेस इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि जो सेम टाइम जोन है, जो सेम टाइम जोन में ओके या सेम तो भले ही सेम टाइम बैंड हो या टाइम एक ही टाइम जोन में एक सेम टाइम बैंड के अंदर में अगर एसेट और लायबिलिटी दोनों हैं तो जो इंटरेस्ट रेट में चेंज है वो एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि जो है 3 महीने से 6 महीने वाले पोर्टफोलियो को लेते हैं, जितने भी लोन बैंक के 3 से 6 महीने वाले हैं, जितनी भी एफडी 3 से 6 महीने वाले हैं, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेज होंगे फ्रेंड्स वो डिफरेंट होते हैं। उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, जो इंटरेस्ट में डिफरेंट चेंजेज हैं, उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हम वर्टिकल डिसअलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं। और ये एक्स्ट्रा बर्डन होता है बैंक के ऊपर, उतना जो है और जो है कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है बैंक को इसके वजह से। ठीक है, जो अभी गाइडलाइन है उसके हिसाब से 5% ऑफ डिसअलाउंसेस ऑफ अमाउंट नेटेड विद इन गिवन मेच्योरिटी बैंड। ठीक है, तो जो भी मेच्योरिटी बैंड है उसमें जो नेटेड अमाउंट होगा उसका 5% जो है वर्टिकल डिसअलाउंसेस के रूप में रखा जाता है। Where the netting take place across various maturity band and changes in the interest rate across various maturities are rarely same। अब इसके अलावा भाई अभी हमने बात की कि जो है सेम टाइम बैंड में चेंजेज हो रहे हैं। जैसे अगर आप ये वाला फिगर याद हो आपको, मैं यहाँ पर मान लीजिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं। इसी टाइम बैंड में एक एसेट है यानी एक लोन है और एक एफडी है, तो जो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस जो सेम नहीं है, उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हम वर्टिकल डिसअलाउंसेस को ले करके आते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से ऐसा पॉसिबल है कि ये जो मान लो ये वाला जो है टाइम बैंड है और दूसरा एसेट यहाँ पर है और लायबिलिटी यहाँ पर है, अब इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे ये भी जो है सेम प्रोपोर्शन में नहीं चेंज होंगे। हो सकता है यहाँ 2% बढ़े, यहाँ 3% घट जाए, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसे में इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस लेते हैं। इसी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्लक्चुएशन है उसी को मैनेज करने के लिए फ्रेंड्स हम जो है हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यही बात लिखी कि वेयर द नेटिंग टेक प्लेस अक्रॉस वेरियस मेच्योरिटी बैंड, डिफरेंट मेच्योरिटी बैंड में ये जो डिफरेंट हमारे मेच्योरिटी बैंड है, अगर इनमें जो है नेटिंग हो रही है तो उस केस में जो इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेज हैं वो रेयरली सेम होते हैं। उसी को अकाउंट करने के लिए ही हम हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। वर्टिकल डिसअलाउंसेस हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब सेम जो है टाइम बैंड हो। ध्यान रखिए, बस इतनी सी बात याद रखिए, सेम टाइम बैंड अगर है तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, वर्टिकल डिसअलाउंसेस। अगर डिफरेंट टाइम बैंड यूज हो रहे हैं, T1 इज देयर एंड T2 इज देयर एंड T3 इज देयर, डिफरेंट टाइम बैंड अगर आ गए तो उस केस में हम हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं। अगर T1 में ही दोनों डेटा है तो हम कौन सा जो है वो करेंगे डिसअलाउंसेस। अगर दोनों सेम टाइम बैंड में हैं देन वर्टिकल डिसअलाउंसेस।
अगर डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइम बैंड यूज हो जाते हैं देन हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस हम यूज करते हैं। हम क्यों करते हैं वर्टिकल डिसअलाउंसेस कैलकुलेट और हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस? क्योंकि भले ही सेम टाइम बैंड में एसेट और लाइबिलिटी हो, लेकिन उनके जो मैग्नीट्यूड है वो सेम तरीके से नहीं चेंज होता। एक में 2% का चेंजेस है, दूसरे में 2.5% का चेंजेस है। इसी को कंपनसेट करने के लिए हम जो है वर्टिकल डिसअलाउंसेस यूज करते हैं। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि जो हमारे एसेट और लायबिलिटी वो डिफरेंट टाइम बैंड में हैं और वहाँ पर जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसको कंपनसेट करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस कैलकुलेट करना पड़ता है। वर्टिकल डिसअलाउंसेस कम होता है। वर्टिकल डिसअलाउंसेस मैंने कहा सिर्फ 5% है, जबकि फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस बहुत होता है। देखिए आप 100% तक हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस है, 40%, 30% है ना, 40% आप देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस 5% होता है, जबकि वर्टिकल डिसअलाउंसेस इवन 100% तक हो सकता है। मतलब अगर डिफरेंट टाइम बैंड हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो ये कहना चाहते हैं। ओके, तो एक्सटेंड गाइडलाइन प्रोवाइड कि 30% से लेकर के 100% तक डिसअलाउंसेस हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस जो है टेबल नंबर 18 में दिया गया है। मैंने टेबल नंबर 18 आपको पहले ही दिखा दी है ना। ये है आपकी टेबल नंबर 18, हमने ऊपर भी देखी, एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाती है बात। तो मतलब कहने का ये है कि अगर जैसे ये वाला टाइम बैंड है, ठीक है, इसमें एक लोन है और एक एफडी है, अगर इसमें जो है वो चेंजेज होंगे, क्या नाम है, इंटरेस्ट रेट में, तो वो 5% जो है इफेक्ट डालेंगे, हम ऐसे मान कर चल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि कोई एक एफडी है यहाँ पर और कोई एक लोन है वो यहाँ पर। एफडी आपकी 2 साल में मान लीजिए कंप्लीट हो जाएगी, जबकि जो आपका लोन है वो 9 ईयर में कंप्लीट होगा। मान लीजिए 9 ईयर में लोन कंप्लीट होगा और 2 ईयर में आपकी एफडी कंप्लीट होगी। तो इस केस में क्या है, आपका जो ये जोन है वो जोन 2 और जोन 3 है, तो आपको 40% नेटेड अमाउंट का 40% डिसअलाउंसेस करना पड़ेगा। उतना एक्स्ट्रा कैपिटल आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। यही है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिसअलाउंसेस का पूरा फंडा फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। अब मैं दोबारा इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आ गई। एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जिससे कि आपको ये पोर्टफोलियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वर्टिकल एडजस्टमेंट या हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉलोइंग वुड क्लैरिफाई द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड दैट वुड अराइज इफ पोर्टफोलियो है 60 पोजीशन। तो अगर पोर्टफोलियो में 60 पोजीशन है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो अभी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 60 पोजीशन अराइज होगी कब, डेरिवेटिव्स के थ्रू ही होगी, क्योंकि सिक्योरिटीज़ का जो है शॉर्ट सेल इंडिया में परमिटेड नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये हुआ, पहले मैंने आपको बताया कि जो है 60 पोजीशन कब आती है, जब डेरिवेटिव्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हम जो है 60 पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अभी ये क्लियर हो जाता है कि जो है सिक्योरिटीज़ में भी 60 पोजीशन लेना अलाउ नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव के थ्रू 60 पोजीशन ली जा सकती है। क्लियर हो जाती है बात। ठीक है, आप शेयर मार्केट में 60 पोजीशन नहीं ले सकते, आप मनी मार्केट में 60 पोजीशन ले सकते, सिर्फ डेरिवेटिव्स के थ्रू आप 60 पोजीशन ले सकते हैं। अब एक पोर्टफोलियो है जिसमें पहला है लॉन्ग पोजीशन है, जिसकी रिमेनिंग मैच्योरिटी 2 साल है, और जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज जो है 100 करोड़ रुपए का है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया रहेगा फ्रेंड, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही केस स्टडी आपको दे दी जाएगी। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है पर यही इसी फॉर्मेट में आ जाएगी। लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन का मतलब हमें प्लस लेना है। 100 रुपये की चीज़ हम 150 रुपये 120 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मैच्योरिटी 2 साल है। अब मैच्योरिटी क्यों दे रखी है, मैच्योरिटी इसलिए दे रखी है ताकि आप टाइम बैंड पता कर पाओ, जोन 1 में आएगा, जोन 2 में आएगा, वो पता कर पाओ। अगर आपको याद हो जोन 1 कहाँ तक था, अप टू 1 ईयर, जोन 2 कहाँ तक था, अप टू 3.6 ईयर, और जोन 3 कहाँ तक था, आपका 20 ईयर तक था, है ना। उस हिसाब से अगर हम देखें 2 ईयर कहाँ आएगा, देखिए 1 साल से ज़्यादा होगा, 3.6 से कम होगा तो जोन 2 में आएगा, राइट। मतलब ऐसे ध्यान रख लीजिए, बाकी एग्जाम में दिया भी होता है बट थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लॉन्ग पोजीशन है हमारी, 2 साल मैच्योरिटी है, और 100 करोड़ का कैपिटल चार्ज जो है जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज हमने बना रखा है। इस लॉन्ग पोजीशन के अगेंस्ट में 100 करोड़ रुपए का जनरल मार्केट कैपिटल चार्ज जो है बैंक ने बना रखा है। ठीक है, दूसरी भी है लॉन्ग पोजीशन जिसमें मैच्योरिटी 5 साल बची हुई है। अब 5 साल वाली मैच्योरिटी मेरे ख्याल से जोन 3 में जाएगी, राइट, और इसके लिए 450 करोड़ रुपए का कैपिटल चार्ज बचा हुआ है। तो ये लॉन्ग पोजीशन है तो प्लस के साथ आएगा, ये भी प्लस के साथ आएगा। अब देखिए डेरिवेटिव्स के थ्रू 60 पोजीशन क्रिएट की गई है, जिसकी मैच्योरिटी 6 महीने है, और कैपिटल चार्ज जो है इसके लिए मार्केट रिस्क के लिए 100 करोड़ रुपए का रखा गया है।
यानी ये माइनस के साथ आएगा। माइनस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने 60 पोजीशन ले रखी है, ठीक है, ये कन्वेंशन है, वही फॉलो करेंगे। डेरिवेटिव 60 पोजीशन के लिए एक और है जिसकी मेच्योरिटी 2 साल है, और इसके लिए जो है जनरल मार्केट कैपिटल चार्ज जो है 50 करोड़ रखा हुआ है, तो ये भी माइनस के साथ आएगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि हमारा प्लस 100 करोड़, हमारा प्लस 450 करोड़, हमारा जो है माइनस 100 करोड़ और हमारा माइनस 50 करोड़, ये हो गए हमारे डेरिवेटिव्स। अब इसको मैंने जो भी इतनी लंबी कहानी दे रखी थी उसको ऐसे शॉर्ट किया है। पोजीशन हमारी लॉन्ग है, 2 साल मेच्योरिटी पीरियड है, और जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज कितना है, 100 करोड़ का। प्लस क्यों लिया है, लॉन्ग पोजीशन की वजह से। अगला लॉन्ग पोजीशन 5 साल की है, 450 करोड़ का कैपिटल चार्ज रखा हुआ है। अगली 60 पोजीशन है, इसके लिए 6 महीने का मेच्योरिटी पीरियड है, माइनस 100 करोड़ लिया हुआ है क्योंकि ये 60 पोजीशन है। अगला 60 पोजीशन है, 2 साल का मेच्योरिटी पीरियड है, और माइनस 50 करोड़ रुपए का जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल चार्ज फॉर जनरल मार्केट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो वुड बी अलजेब्रिक सम ऑफ जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज फॉर ऑल दीज आइटम सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस। तो अगर आपको कैपिटल चार्ज फॉर जनरल मार्केट रिस्क कैलकुलेट करना है तो वो अलजेब्रिक सम होगा इन सब का, जितने भी आइटम हमारे पास हैं, ये जितने भी आइटम हैं इनका अलजेब्रिक सम करिए, प्लस माइनस सब एक साथ लीजिए। प्लस 100 प्लस 450 प्लस 550 हो जाएगा, उसमें से 100 घटा दीजिए, प्लस 450 हो जाएगा, उसमें 50 और घटा दीजिए, प्लस 400 हो जाएगा, प्लस 400 करोड़। ये आपका जनरल मार्केट कैपिटल चार्ज निकल करके आ जाता है 400 करोड़ रुपए। तो पहली 4 आइटम थे, अगर आपको याद हो। पहला आइटम क्या था, कैपिटल चार्ज फॉर जनरल मार्केट रिस्क, वो हमारा 400 करोड़ आ गया। दूसरा आइटम था वर्टिकल डिसअलाउंसेस लेते हैं। तीसरा आइटम था हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस लेते हैं। चौथा आइटम था ऑप्शन की नेट पोजीशन लेते हैं। अगर आपको याद हो तो ये इतनी चीज़ें हैं, तो ये 400 करोड़। अब वर्टिकल डिसअलाउंसेस हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस हमें निकालना है। ऑप्शन का कोई चर्चा नहीं हुई इस पूरे क्वेश्चन में, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 400 करोड़ कहाँ से आया, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, जो भी डेटा दिया हो उसको प्लस माइनस के साथ जोड़ दीजिए। आपको केस स्टडी में इसकी जगह देता है कि प्लस 50 करोड़ है, प्लस 250 करोड़ है, माइनस 100 करोड़ है, माइनस 200 करोड़ है, तो कुछ नहीं करना है, इसको सीधे जोड़िए घटाइए बस। ये 300 हो गया, ये 300 हो गया, 0 हो गया। इसकी नेट जो है पोजीशन जनरल मार्केट कैपिटल चार्ज 0 ही हो जाएगा, ओके। तो बस केवल जोड़ना घटाना होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है टेबल मैंने दोबारा आपको दे दी है, ताकि अभी जब हम डिस्कशन करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ना बने, उसके लिए ये टेबल अगेन आपके लिए अवेलेबल है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, जो मैंने आपको डेटा दिया था ना ये पोजीशन वाला, उसी में जोन डाल दिया है। जोन क्या है, जोन देखिए, मेच्योरिटी बैंड के हिसाब से 2 साल मेच्योरिटी है तो ये जोन 2 में आएगा, देख लीजिए। 2 साल की मेच्योरिटी है, देखिए कहाँ आएगा, इस वाले में आएगा, राइट। 2 साल की मेच्योरिटी है तो जोन 2 में आएगा, यही जोन 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। 5 साल मेच्योरिटी बची हुई है, 5 साल आपका यहाँ आएगा, जोन 3 का पार्ट है, राइट, इसीलिए हमने यहाँ जोन 3 लिख दिया। 6 महीने मेच्योरिटी है, आप देखिए यहाँ पर 6 महीने मेच्योरिटी है, ये वाले में आएगा। मैंने बताया था इसमें नहीं आएगा, इसमें ही आएगा, क्योंकि ये 6 महीने 1 दिन वाला पार्ट है। तो 6 महीने में है तो ये जोन 1 का पार्ट है, ठीक है, जोन 1 का पार्ट हो गया। फिर 2 साल मेच्योरिटी बची हुई है तो ये जोन 2 का ही पार्ट होगा, देख लीजिए। 2 साल मेच्योरिटी बची हुई है तो जोन 2 का पार्ट हो गया। तो हमने क्या किया, पहले जोन लिख लीजिए आप, ये प्लस माइनस के साथ में जोन लिख लीजिए। अब क्या करना है, वी नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो शॉर्ट पोजीशन इन ट्रेडिंग बुक आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट। हमें कोशिश ये करनी कि कोई 60 पोजीशन ना रह जाए। हमारी जो पूरी कोशिश होगी कि कोई निगेटिविटी ना रह जाए, जो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। और हमें ये भी करना होता है कि हमें जो है जो एडजस्टमेंट करने होते हैं नियरेस्ट जो है पॉसिबल जोन से करने होते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, जो यहाँ डेटा लिखा हुआ था फ्रेंड, देखिए जोन वाइज लिख लिया है। ये जोन 1 है माइनस 100 करोड़, जोन 2 में 2 चीज़ें हैं, माइनस 50 और प्लस 100, और जोन 3 में प्लस 450। यही बात मैंने यहाँ टेबल में लिखी है, कुछ नया नहीं है फ्रेंड। देखिए जोन 1 में सिर्फ एक माइनस 100 करोड़ था, जोन 2 में 2 चीज़ें थी, प्लस 100 और माइनस 50, और जोन 3 में 450 थी। देख लीजिए, नथिंग इज़ न्यू, यहीं से उठाया गया है। जोन 1 जोन 3 कैसे डिसाइड हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सेम टाइम जो है बैंड में आ जाते हैं, है ना, अगर टाइम बैंड सेम है तो वर्टिकल डिसअलाउंसेस होता है। और टाइम जो टाइम बैंड है वो सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी मेच्योरिटी 2 साल बची हुई है, यहाँ भी मेच्योरिटी 2 साल बची हुई है। अगर आप यहाँ आओ तो देखिए ये दोनों यहीं तो आएंगे, ये वाले में देखिए ये वाला भी यहीं आएगा, दूसरा वाला भी यहीं आएगा, तो सेम टाइम बैंड है फ्रेंड्स, ओके। इफ़ टाइम बैंड इज सेम दैट मीन्स वर्टिकल डिसअलाउंसेस। तो इसीलिए प्लस 100 और माइनस 50 हमने एक साथ लिख दिया। अब क्या होगा इसका इफेक्ट, भाई ये दोनों एक साथ है, वर्टिकल डिसअलाउंसेस होगा, नेटिंग करेंगे। अब नेटिंग करेंगे, वर्टिकल डिसअलाउंसेस समझिए,
कैपिटल चार्ज -100 प्लस माइनस ये दिया हुआ था हमको, जो -100 है इसमें कोई चेंजेज आएगा नहीं, सिर्फ चेंजेज यहाँ आएंगे और कहीं नहीं। वैसे बाकी ये ऐसे ही लिख दिया गया है। यहाँ चेंजेस क्यों आएंगे? क्योंकि एक ही टाइम बैंड में अगर दो चीज़ें हैं तो उनकी नेटिंग करेंगे हम। नेटिंग का मतलब हुआ कि +100 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, +100 में से 50 घटाएंगे तो सिर्फ +50 बचेगा। अब अमाउंट कितनी नेट हुई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अमाउंट कितनी नेट हुई, तो नेट का मतलब कितनी खप गई, ऐसे समझ लीजिए, कितना खर्चा हो गया, 50 करोड़ रुपए खर्चा हो गए। अब उसी 50 करोड़ रुपए का 5% आप निकाल दीजिए, 2.5 करोड़ रुपए। यही वर्टिकल डिसअलाउंसेस है। सिंपल, इतना सा टास्क था। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत पालिएगा। जो मैंने कहा कि खर्चा हो गया, खप गया, उसका मतलब समझिए। मान लीजिए जो है ये 120 होता है, +120 होता है, और ये मान लीजिए जो है माइनस में मैं मान लेता हूँ 50 होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यानी कि ये +120 हो गया और ये माइनस में 50 ही रहा, अगर मान लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, -120 में से 50 आप घटाओगे तो यहाँ +70 आ जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन जो नेटिंग अमाउंट है वो 50 कितनी होगी, नेटिंग कितने की हुई, देखिए कितने की हुई यहाँ पर, +50 करोड़ रुपए की हुई। तो जितना नेटिंग मतलब जितना खप गया, देखिए 50 करोड़ रुपए मेरे चले गए, तो उसी पर ही हम वर्टिकल डिसअलाउंसेस करते हैं। 70 पर नहीं करेंगे, 120 पर नहीं करेंगे। जो पैसा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नेटिंग में जो पैसा स्पेंड हुआ उसी पर ही जो है वर्टिकल डिसअलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर 100 करोड़ रुपए थे, 100 करोड़ रुपए में से 50 करोड़ रुपए चले गए, तो चले कितने गए, 50 करोड़ रुपए। जितने चले गए उसी पर ही वर्टिकल डिसअलाउंसेस करेंगे, तो 50 करोड़ का 5%। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जो अगली केस स्टडी में आपको दूंगा तो वहाँ पर आप इस बात में कन्फ्यूज हो गए, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर जोर दे रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी फ्रेंड जो है वर्टिकल डिसअलाउंसेस कैलकुलेट करने में क्या डिफिकल्टी है, मुझे आप बताइए। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आपको इतना करना है कि ये देख लीजिए कि सेम टाइम बैंड में कौन है, उसको एक साथ लिख दीजिए। हमने दोनों को देखा कि सेम टाइम बैंड में ये दो चीज़ें हैं, है ना, हमारी जो है सेम टाइम बैंड में ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम टाइम बैंड में है। मैंने उसको क्या किया, जोन वाइज बांट दिया है। तो सेम टाइम बैंड में जो चीज़ थी उसको जो है उठा करके नेट कर दिया, और नेट करके जितना अमाउंट नेट हुआ उसका जो है 5% वर्टिकल डिसअलाउंसेस होता है, कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो वर्टिकल डिसअलाउंसेस 2.5 करोड़ निकल करके आ गया। हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट टाइम बैंड मीन्स हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस। अगर डिफरेंट टाइम बैंड है तो हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस करेंगे। वी नीड टू एडजस्ट द शार्ट पोजीशन विथ नियरेस्ट जोन विच हैव लॉन्ग पोजीशन। ये भी ध्यान रखिए कि हमें शार्ट पोजीशन को एडजस्ट करना होता है नियरेस्ट जोन से जिसकी लॉन्ग पोजीशन हो। ये दो बातें आप दिमाग में रखेंगे, आगे चलेंगे। तो देखिए अभी जो हमने इसके पहले कैलकुलेशन की थी उसमें जोन 1 में क्या था, -100 करोड़ रुपए थे, जोन 2 में +50 करोड़ रुपए हो गए थे, और जोन 3 में +450 करोड़ रुपए थे ही। तो चेंजेस कहाँ पर आए, अगर आपको याद हो जब हमने शुरुआत की थी तो यहाँ 4 वैल्यूज़ थी, है ना, जोन 2 में 2 वैल्यू थी। लेकिन अब हम आगे जब बढ़े तो जोन 2 में सिर्फ 1 वैल्यू आगे लेकर चले, क्योंकि हमने यहाँ एडजस्टमेंट कर दिया। फ्रेंड देखिए पहले जोन 2 में 2 वैल्यूज़ थी, लेकिन फाइनली न्यू पोजीशन क्या बनी, ये वाली। जोन 1 में 100 करोड़ माइनस में, जोन 2 में 50 करोड़ प्लस में, और जोन 3 में 450 करोड़ रुपए प्लस में। यही वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद में अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जोन 1 के पास में नेगेटिव पोजीशन है, यानी कि शॉर्ट पोजीशन है। जोन 1 के पास में शॉर्ट पोजीशन है, इसको हमें शॉर्ट पोजीशन नहीं रहने देना है। जो मेरा बेसिक एम है कि हमारे पास शॉर्ट पोजीशन नहीं रहनी चाहिए, तो हम शॉर्ट पोजीशन को क्या करेंगे, नियर बाई जोन की जो लॉन्ग पोजीशन होगी उससे एडजस्ट करेंगे। तो जो -100 करोड़ रुपए है इसको एडजस्ट करेंगे। नियर बाई जोन कौन सा है हमारा, ये वाला या ये वाला, भाई नियर बाई जोन 2 है, तो हम पहले इससे एडजस्ट करेंगे। किससे एडजस्ट करेंगे, जोन 2 से एडजस्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया कि ये जो -100 करोड़ था उसमें ये 50 करोड़ रुपए लॉन्ग पोजीशन वाले ले जा करके डाल दिए ताकि चीज़ें मैनेज हो जाएं। ठीक है, अब मैनेज जब आप करोगे तो बाकी देखो 50 करोड़ रुपए आपने यहाँ से ले जा करके वहाँ शॉर्ट पोजीशन में एडजस्ट कर दिए, तो ये 0 बचा, कोई दिक्कत नहीं। ये 450 का 450 ही रहा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चेंजेस आए, यहाँ चेंजेस क्या हुआ कि अब -50 करोड़ नेट पोजीशन रह गई। क्यों -50 हो गई, देखिए जब हम चले थे तो इतना था, अभी कितना है, -100 -50 में बदल गया है, +50 0 में बदल गया है, और ये सेम रहा है। क्यों हुआ, अब आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है कि जो शॉर्ट पोजीशन है उसको जो है
शॉर्ट पोजीशन ख़त्म करनी है और नियर बाई लॉन्ग पोजीशन से अगर कहीं नियर, मान लो ये -50 होता तो यहाँ से ना करते, अगर ये -50 होता तो यहाँ ना करते, यहाँ से करते। हमें नियर बाई जो नियरेस्ट लॉन्ग पोजीशन उससे एडजस्ट करना होता है, क्योंकि एडजस्ट उसी से होगा। अगर दोनों माइनस रहेंगे तो नहीं एडजस्ट होगा फ्रेंड्स, क्लियर सी बात है। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ से 50 करोड़ रुपए लिए और इसमें एडजस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये नई पोजीशन बन गई। अब जब आपने यहाँ पर एडजस्टमेंट किया तो कितने करोड़ एडजस्ट हुए? -100 करोड़ रुपए आपने लिए और 50 करोड़ रुपए एडजस्ट हो गए। ये जो 50 करोड़ रुपए हैं ये एडजस्ट हो गए फ्रेंड्स। ओके, तो जो एडजस्ट हुआ 50 करोड़, अमाउंट नेटेड 50 करोड़, 50 करोड़ का 40% आप निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 करोड़ रुपए, ठीक है। 50 करोड़ कहाँ से आए? जो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर नेटिंग की, याद कीजिए, जो हमारे यहाँ के 50 करोड़ गायब हुए थे वही तो नेट हुए थे। यहाँ का 50 करोड़ रुपए गया, इसमें ख़त्म हो गया, तो वही जो ये 50 करोड़ रुपए गायब हुए उसी का ही 40% हमने 20 करोड़ रुपए निकाल करके रख दिया, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस हमारा हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास में 60 पोजीशन बची हुई है। हम तब तक ये प्रोसेस करेंगे जब तक कि 60 पोजीशन पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए जो ये पोजीशन है वही यहाँ पर फिर से लिखी गई है, ये वाली, ठीक है। देखिए पहले जोन में -50, दूसरे जोन में 0, तीसरे जोन में 450, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब हमको क्या करना है। अच्छा ये एक और बात, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमने 40% क्यों लिया वो भी बात समझ लीजिए। देखिए जो हमने यहाँ पर काम किया है -100 और +50 वाला, वो किया है जोन 1 का आइटम और जोन 2 का आइटम लेकर के। देखिए जोन 1 और जोन 2 के आइटम इन्वॉल्व हुए, इसीलिए जोन 1 और जोन 2 के बीच में 40% है, जोन 2 और जोन 3 के बीच में भी 40% है, और जोन 1 और जोन 3 के बीच में 100% है। अगर आपको याद हो मैंने जो बात बताई थी, या फिर यहाँ टेबल देख लीजिए, ठीक है। ये टेबल जो है, जो RBI की टेबल है, ये जोन 1 और जोन 3 अगर जोन 2 इन्वॉल्व होते तो 40% का एडजस्टमेंट है, यही वाला काम वहाँ, इसीलिए 40% मैंने कैलकुलेट किया है। मैंने 30% क्यों नहीं कैलकुलेट किया है, उसका जवाब ये है। क्लियर हो गई बात? 40% आप 50 करोड़ हमने क्यों निकाला? क्योंकि जोन 1 और जोन 2 इन्वॉल्व थे, जो सिक्योरिटी थी वो जोन 1 और जोन 2 की लॉन्ग पोजीशन 60 पोजीशन इन्वॉल्व थी, इसलिए ऐसा किया गया। अभी भी माइनस पोजीशन है हमारे पास। अब हमें ये जो माइनस पोजीशन है यहाँ से तो कुछ होगा नहीं, तो बेहतर है कि हम जोन 3 से कॉन्टेक्ट करें और वहाँ की लॉन्ग पोजीशन इसको एडजस्ट करें, ठीक है। अब हमने क्या किया, जोन 3 की लॉन्ग पोजीशन 450 की थी, वहाँ से 50 उठाया और यहाँ पर जो है ला करके डाल दिए। देखिए यहाँ से 50 कम हुआ और यहाँ 50 आकर के जुड़ गया लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अब हम इन्वॉल्व हुए जोन 1 और जोन 3 के साथ में। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशन 60 पोजीशन किसकी है? Z1 और Z3 की, और Z1 और Z3 के बीच में कितने % का हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस है? 100% का। इसीलिए ये जो 50 करोड़ रुपए आपने एडजस्ट किए हैं, नेटेड अमाउंट 50 करोड़। देखिए ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर 450 रुपये का हम नहीं निकाल रहे हैं, हम 450 करोड़ का नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ 50 करोड़ रुपए का ही जो है हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एडजस्ट हुआ है, जो अमाउंट नेट हुई है सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही हुई। यहाँ 450 करोड़ में से 50 करोड़ रुपए तो जा करके यहाँ एडजस्ट हुआ है। गायब कितना हुआ मेरा पैसा? 50 करोड़ रुपए गायब हुआ है, इसीलिए 50 करोड़ का ही निकालेंगे। मैं 400 करोड़ रुपए का नहीं निकालूंगा, मेरा 400 करोड़ तो वैसे का वैसे रखा हुआ है। और ये वही 400 करोड़ रुपए है जो आपको याद हो अलजेब्रिक सम आपने किया था, तो 400 करोड़ रुपए शुरू में निकला था। तो 50 करोड़ रुपए जो हमारे ये नेटेड हुए उसका 100% हम निकालेंगे, तो ये 50 करोड़ रुपए 100% 50 करोड़ आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस 20 + 50 आपका 70 करोड़ रुपए निकल कर गया। 20 करोड़ रुपए हमने पहले निकाला था, ये वाले एडजस्टमेंट में 20 करोड़ निकल कर आया था, दूसरे एडजस्टमेंट में 50 करोड़ निकल कर गया है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 70 करोड़ रुपए निकल करके आ गए हैं। क्यों हमने 100% लिया है यहाँ पर? क्योंकि हम जो है जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो अक्रॉस जोन 1 और जोन 3 कर रहे हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं समझा बहुत ज़्यादा रहा हूँ इसलिए इतना दिक्कत लग रही है। अदरवाइज़ मेरा विश्वास मानिए कि 5 मिनट के अंदर में, या हो सकता है 2 से 3 मिनट के अंदर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर आपके दिमाग में स्क्रिप्ट तैयार हो जाए तो। अब कैपिटल चार्ज फॉर जनरल मार्केट रिस्क जो है अलजेब्रिक सम होगा, जितने भी आइटम थे 400 करोड़ रुपए पहले हमने निकाला ना सभी के लिए, जो है जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज हमने पहले 400 करोड़ निकाला था, है ना।
जब हमने शुरू में ही प्लस माइनस किया हुआ था वो वाला। फिर उसके बाद में वर्टिकल डिसअलाउंसेस हमारा 2.5 करोड़ रुपए निकला, और फिर हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस हमारा 70 करोड़ रुपए निकला। सारा जब आप जोड़ देंगे तो ये 472.50 करोड़ रुपए इतना कैपिटल चार्ज चाहिए मार्केट रिस्क के लिए। ठीक है, कैपिटल चार्ज कितना चाहिए? वर्टिकल डिसअलाउंसेस, हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस और प्लस जो है जितना भी जनरल मार्केट रिस्क के लिए जो कैपिटल दे रखी है वो सारा जोड़ देते हैं। ऑप्शंस का यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, इसलिए हम ऑप्शन नहीं जोड़ रहे हैं। तो एक चीज़ और भी, नेट पोजीशन ऑफ ऑप्शंस भी जोड़ी जाती है। ये हो गया फ्रेंड जो है आपका यहाँ पे पूरा लेक्चर। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, मैं यही मानकर चल रहा हूँ कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। वर्टिकल डिसअलाउंसेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड। सिंपल सा यही, ये जो टेबल बनाई थी हमने, ठीक है, इसमें जोन डालिए, टाइम बैंड भी ले लीजिए, है ना। जैसे ये जोन 2 है, ये भी जोन 2 है, जोन 1 है, इनका टाइम बैंड सेम होगा। जो जोन सेम जैसे होंगे उनके जो है टाइम बैंड सेम होगा। ये वाला टेबल बनाइए, उसके बाद में जोन वाइज इसको डेटा लिखिए, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब जो सेम टाइम बैंड के हैं उस पर वर्टिकल डिसअलाउंसेस कर लीजिए। तो यहाँ 100 करोड़ माइनस 50 करोड़, जो आपका 50 प्लस 50 करोड़ बचेगा, और जो 50 करोड़ रुपए आपका जो है निकल गया यहाँ से, उसी का 5% आपको कैलकुलेट करना होगा, है ना। सेम टाइम बैंड अगर है तो वर्टिकल डिसअलाउंसेस करेंगे। तो यहाँ सेम टाइम बैंड होने का हमने वर्टिकल डिसअलाउंसेस किया, जो कि 2.5 करोड़ रुपए निकल करके आया। और उसके बाद में जो नेट पोजीशन बनती है, इसका जो नई पोजीशन बनेगी उसको आगे ले जाइए। वर्टिकल डिसअलाउंसेस कंप्लीट होने के बाद जो पोजीशन बनती उसको लेकर के चलिए और हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस करिए। ठीक है, अब यहाँ हॉरिजॉन्टल, ये नेट पोजीशन हमारी बन गई। अब यहाँ क्या करना है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो 60 पोजीशन है उसको जो है ख़त्म करना। अब लेकिन नियर बाई जो है जोन से ही हम करेंगे। तो पहले इस वाले जोन से करेंगे। अगर मैं यहाँ 450 करोड़ से चाहता तो 100 करोड़ रुपए सीधे ले जा करके इसको ख़त्म कर देता है, यहाँ 350 करोड़ बचते। लेकिन हमें करना क्या होता है, नियरेस्ट वाले से करना होता है, नियरेस्ट वाले का ही लेना पड़ेगा। इसलिए हमने 50 करोड़ रुपए यहाँ से उठा करके यहाँ डाल दिए। यहाँ हो गया 0, लेकिन यहाँ हो गया -50। ये जो 50 करोड़ रुपए मेरे गायब हो गए, उसी का 40% निकाला। 40% क्यों निकाला? क्योंकि जोन 1 और जोन 2 की पोजीशंस इन्वॉल्व थी। जोन 1 और जोन 2 के बीच में 40% का हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस है, जोन 2 और जोन 3 के बीच में भी 40% का ही इन्वॉल्व है। अगर जोन 1 और जोन 3 इन्वॉल्व होते तो 100% का हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद में ये वाली जब ये सिचुएशन निपट गई तो नेट पोजीशन फिर से हमने चेक की, अभी भी हमारे पास माइनस में रह गया है। इसको फिर से पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ से पैसे लिए। अब जोन 1 और जोन 3 इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस कितना होगा, 100% होगा, इसलिए 100% लिया है। कितने अमाउंट का लिया है? 450 करोड़ का लिया है फ्रेंड। नहीं, जितना पैसा हमारे यहाँ गायब हुआ ना उतना, यहाँ 450 में से 50 करोड़ रुपए मेरे चले गए, वही 50 करोड़ रुपए पर ही हम निकालते हैं। ओके, तो ये 50 करोड़ रुपए आपका 100% हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस निकल का है। तो 2 बार, यहाँ कई बार ऐसा होगा किसी क्वेश्चन में एक ही बार में हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस निकल आएगा। कई बार ऐसा होगा कि 3 बार आपको हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस करना पड़ेगा। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। यहाँ तक कि वर्टिकल डिसअलाउंसेस, जैसे हमारे यहाँ क्वेश्चन में मान लीजिए जो है एंट्री जोन 2 में एक टाइम बैंड में सिर्फ यही है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में ही यहाँ -350 लिखा होता तो यहाँ भी वर्टिकल डिसअलाउंसेस करते, यहाँ भी वर्टिकल डिसअलाउंसेस करते। तो जैसा डेटा दिया होगा उस हिसाब से आपको उतनी बार वर्टिकल डिसअलाउंसेस, उतनी बार हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो एक बार 20 करोड़ रुपए का, एक बार 50, कुल मिलाकर के 70 करोड़ रुपए का हमारा डिसअलाउंसेस फ्रंट निकल करके आ गया। अब 400 करोड़ रुपए का हमारे पास पहले से ही था कैपिटल। यहाँ पर अगर याद हो आपको, है ना, ये वाली जब हमने लिया था तो जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज, जब इसको +100 प्लस 450 इसको जब हम करते हैं तो प्लस 400 करोड़ रुपए आते हैं। तो एक ये पैसा हो गया, 2.5 करोड़ रुपए का हमारा वर्टिकल डिसअलाउंसेस आया और 70 करोड़ रुपए का हमारा हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस आया। इसी सब को जब आप जोड़ देते हैं तो 472.5 करोड़ रुपए जो है आपका टोटल जो है डिसअलाउंसेस आ जाता है। तो आई बिलीव कि जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार जो है मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको चीज़ें समझ में आई, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसा आपका रिमार्क्स रहेगा उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके।